नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा और आज है हमारे साथ सफीक जी। और अगर सफीक जी किसी भी फिल्म में या किसी भी वेब सीरीज में किसी भी एल्बम में नहीं होंगे तो आपको खाना नहीं मिल सकता और किसी आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं मिल सकती। आप अब ये सोच के हैरान होंगे कि ऐसे कौन से शख्स हैं ये। और आइए मैं उनसे आपको गुगरू कराती हूँ और उनकी जुबानी सुनते हैं हम उनकी कहानी। नमस्कार सफीक जी, कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ सफीक जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, नेटफ्लिक्स में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपके स्टूडियो में आऊँ, आपसे मतलब रूबरू बात करूँ और मेरा सौभाग्य मुझे ये प्राप्त हुआ कि मैं आपसे आज साक्षात आपको देख रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सफीक, थैंक यू सो मच सफीक जी। मेरी पब्लिक और सारी ऑडियंस ये जानना चाहती है ऐसा कौन सा सेक्शन है अगर आप सेट पे नहीं होंगे तो किसी को खाना नहीं मिल सकता, किसी को पेमेंट नहीं मिल सकती, मतलब क्या पोस्ट है आपकी? मैं इस फील्ड में आया तो एक्टर बनने का। है जी यार, मैंने आपके पुराने फोटो देखे, आप हीरो लगते हैं तो फिर एक्टर बने क्यों नहीं? एक्टिंग बहुत बड़ा टफ जॉब है, मतलब एक्टिंग हर किसी के बस का रोग नहीं है। ये एक्टिंग एक्टर ही कर सकता है, हम जैसे नाकारा लोग नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। देखो ये सफीक जी का बड़ापन का हो जहाँ सफीक जी डर गए होंगे, लेकिन शक्ल तो इनकी हीरो जैसी है और आप घबराए नहीं, आप हीरो बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन सफीक जी को जो अच्छा लगा उन्होंने वो लाइन चूज की, सफीक जी बताएंगे। जब मुझे लगा कि मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, आप शुरू में जब इस लाइन में आए तो आप मतलब एज ए आर्टिस्ट आए? एज ए आर्टिस्ट आया मैं, और मैंने जब देखा क्या आर्टिस्ट किस कदर स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करते हुए मैंने जब देखा कि मतलब मैंने कहा भाई ये अपना बस कर रहा है। क्या स्ट्रगल करता है आर्टिस्ट? आर्टिस्ट मतलब गर्मी है ज़बरदस्त और रेगिस्तान में शूट है, अब उसके दाढ़ी लग रही है, मई जून का महीना और राजस्थान में शूट, और मतलब मैंने कहा यार ये हम नहीं कर सकते, और वाकई हम नहीं कर पाए। हाँ, मैं इस लाइन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मैंने इसी के अंदर चूज किया। सारी मैं आपकी बात कट करना चाहती हूँ। तो आप इस बात को मानते हैं जो आर्टिस्ट स्क्रीन पे दिखते हैं और जो इतने सुंदर दिखते हैं, जो आपका इंटरटेनमेंट करते हैं, वो कितने मतलब दिक्कतें सहन करके आपको अच्छा बन के दिखते हैं? बहुत, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो मेहनत करता है वो आर्टिस्ट करता है। मतलब माइनस डिग्री के अंदर मतलब वो हीरोइन मतलब खड़ी हुई है, मुस्कुरा रही है, और पूरी टीम जो है मतलब वो स्नोफॉल हो रहा है, पूरी टीम जो मतलब हाथ कांप रही होती है। हाँ, पूरी टीम कर रही होती है तो आप स्नोफॉल हो रहा तो वो अच्छा, तो क्या जब स्नोफॉल हो रहा होता है तो वो रियल होता है? उनके कपड़े मतलब ऐसे ही वैसे ही होते हैं ना? अगर मर गई हीरोइन तो फिर क्या करते हो आप लोग? भाई अब मैं कह रहा हूँ ना, आर्टिस्ट जो होता है उसकी जो सहन शक्ति होती है ना, वो मतलब वो हर किसी में नहीं होती। जुनून जो है मतलब वो उस आर्टिस्ट के अंदर ही होता है। मैंने कहा ना मैं इस लाइन को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इस लाइन को मैं प्रोडक्शन की तरफ आया और मुझे लगा मैं प्रोडक्शन के लिए बना हूँ और मैं प्रोडक्शन बहुत अच्छी निभाता हूँ और प्रोडक्शन बहुत अच्छी करता हूँ। तो ये कहना चाहते हैं सफीक जी कि हीरो बनना आसान नहीं है, बट जो हीरो या हीरोइन होती हैं उनका अलग ही एक रुतबा होता है और अपने आप को आग में, ठंड में, हर जगह तपाते हैं, तब जाके स्क्रीन पे आते हैं आप लोगों के सामने, और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनकी अदाएं जो आप लोगों को लुभाती हैं वो इतनी आसान नहीं है, वो बहुत टफ है। ये कहना चाहते हैं सभी? सच्चाई है ये सच्चाई है। मतलब आर्टिस्ट जो स्क्रीन पे दिखता है उसकी बहुत बड़ी मेहनत होती है। वो बात अलग है कि उसको उसके पीछे बहुत टीम खड़ी होती है, मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है, बहुत कुछ होता है, और डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है उसको, मतलब वो कैमरामैन का संवारने का, कैमरामैन का, हर आदमी का अपना अपना डिपार्टमेंट है और हर आदमी उस चीज़ को, प्रोडक्ट को लाने के लिए, उस हीरो हीरोइन जो भी चीज़ होता हुआ उसको लाने के लिए पूरी टीम मेहनत करती है। तो सफीक जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे भी हमारी पूरी टीम होती है और अगर आर्टिस्ट उस चीज़ को, उस रोल को अच्छे से नहीं निभा पाए तो सारी टीम नकारी हो जाती है। देखिए पूरी टीम उस प्रोडक्ट पे, उस हीरो हीरोइन जो भी मतलब जिसको हम शूट कर रहे हैं, उस पूरी टीम उसके ऊपर मेहनत करती है और उस मेहनत को करने के लिए पूरी टीम जी जान से मतलब लगती है
और अगर वो नहीं कर पाया, जैसा मैं ही हूँ, अगर मुझे आर्टिस्ट लेके मतलब कोई कुछ कहे बुला ले, तो पूरी टीम को कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा कि यार तुमने किसको ले लिया। अब उसी जगह अगर हम सीमा डोगरा जी को ले लें तो माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, हमने आपको देखा है, आपने एज ए टी सीरीज के अंदर हमने आपको देखा है, टी सीरीज के हमने आपको एज ए डायरेक्शन देखा है, हमने आपका मतलब हमने आपको कई कश्मीरी सीरियलों में देखा, हमने आपको हिंदी सीरियलों में देखा, हमने आपको, ये आप ही के बस का काम है, हमारे बस का काम नहीं है। सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं आज ये ये सच कह रहे हैं सफीक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे दूरदर्शन से लेके कश्मीर में तो मैं पहले एक्टर ही थी और आज भी मैं एक्टर हूँ, और अब भी मैं जो कर रही हूँ एक्टिंग ही कहलाती है। जब मैं बातचीत में एक्टिंग करूँ, जब मैं अपनी अदाओं से एक्टिंग करूँ, लेकिन ये एक्टिंग ही कहलाएगी। लेकिन इन लोगों का बहुत सहयोग होता है, सफीक जी का बहुत सहयोग होता है, प्रोडक्शन मैनेजर का बहुत सहयोग होता है हम लोगों के लिए। अगर ये लोग सेट पे ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें पानी चाहिए, अरे इनकी इतनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत होती है। सुबह इनको कॉल टाइम दिया जाता है 4 बजे का, आर्टिस्ट आराम से सो रहे हैं और उनको नॉक करना है कि मैडम सर चाय रेडी है। अरे सुनो, सोचो तो सही, वो कब उठे होंगे, कब चाय बनी होगी, कब आप तक पहुंची होगी। ये बहुत बड़ा रोल है। आपको ये कह रहे हैं कि आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो पूरी टीम को हैंडल करता है। डायरेक्टर की सुनता है, आर्टिस्ट की सुनता है, पूरी टीम की सुनता है, और फिर भी उनकी चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और हंसते रहते हैं, क्योंकि उनको हंसना मजबूरी है, क्योंकि वो सबके अन्नदाता होते हैं सेट पे। क्यों मैं सही कह रही हूँ? ये पूरी टीम का सहयोग होता है, मतलब हमें प्रोड्यूसर अच्छा मिलते हैं तो हमारा काम अच्छा होता है, हमें डायरेक्टर अच्छे मिलते हैं तो हमारा काम अच्छा होता है, हम जो हमें अच्छे लोग मिलते हैं हमारा काम अच्छा हो जाता है। कहीं कहीं कुछ होता है, 19 सब जगह होता है, ये मतलब ये कहने की बात नहीं है आपको। तो सफीक जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो कहीं मतलब डायरेक्टर जहाँ प्रोड्यूसर खड़ूस भी मिलते हैं कि जो गाली वाली बकते हैं? मैंने सुना कि गाली वाली भी सेट पे चलती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, गाली तो खैर नहीं देता वो। और जो भी देखिए मैं कह रहा हूँ, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कोई गुस्सा करता है या कुछ झंझलाता है, वो सिर्फ उस सेट पर होता है, वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज को अच्छा करने के लिए, और वो उसी टाइम का हमारा हर शूट पे हमारा झगड़ा होता है, हर चीज को लेकर झगड़ा होता है, लेकिन वो लम्हे भर के लिए होता है। वो झगड़ा किस लिए हुआ कि ये चीज होनी चाहिए, ऐसी चीज क्यों नहीं हुई, ये शूट होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे ये चीज आनी चाहिए, यहाँ पे ये हो। अब उसके लिए हम लड़ रहे हैं और उसके लिए हम मेहनत करते हैं। अब वो चीज़ हो गई, उसके बाद सब रिलैक्स, प्रोडक्ट अच्छा बन गया, चीज़ अच्छी बन गई, आपके सब खुश हैं, सब लड़ाई खत्म, सब लड़ाई खत्म। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वही लोग होते हैं, कोई बाहर का तो आता नहीं, सब वही लोग जमा होते हैं, फिर वही लोग काम कर रहे हैं, टीम वर्क। उसमें आप ये कह सकते हैं वो लड़ाई नहीं, वो प्यार होता है कि जो प्रोड्यूसर का पैसा लग रहा है, हम उस पैसे को सेव कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा शायद। बहुत जरूरी है। देखिए एक प्रोड्यूसर जो है, एक प्रोड्यूसर कम से कम 50 लोगों के घर का चूल्हा जलाता है। yes. और हमें उस प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वो एक प्रोजेक्ट जो हम शूट कर रहे हैं, जो हम लोग वो फिल्म है, सीरियल है, वेब सीरीज है, जो भी कुछ है, अगर हम उसको सही कर लेते हैं तो आगे चल के वो दूसरी चीज़ कर सकता है। अगर वो उसी चीज़ के अंदर मतलब हम लोग उनको वो सही नहीं कर पाते तो फिर आगे वो क्या करेंगे। इस वजह से हम चाहते हैं कि मतलब हमारे दिल्ली, खासतौर से दिल्ली के प्रोड्यूसर खड़े हों, अच्छा काम करें, लोगों के घर के चूल्हे जलाएं, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात करी है सफीक जी ने कि प्रोड्यूसर जो भी हैं वो सबके अन्नदाता होते हैं। एक स्पोर्ट्स बॉय से लेके एक आर्टिस्ट लेके जितनी टीम होती है, सब उनका मतलब घर का चूल्हा उन्हीं के बदौलत ही जलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सारी टीम्स ध्यान रखें कि किसी भी प्रोड्यूसर को बचाएं, ताकि उसका प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट ना हो, ताकि अगर वो पैसा वेस्ट हो गया तो अगली बार वो सिर नहीं उठा पाएगा, तो 50 लोगों का घर नहीं चलेगा। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी प्रोडक्शन मैनेजर है, आप हैं या कोई भी है, ओनली प्रोडक्शन मैनेजर नहीं, पूरी टीम हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जल्दी करेगा, तो हम सबको काम मिलेगा। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही बात बोली आपने। प्रोड्यूसर को बचाना हर प्रोडक्शन मैनेजर का, हर प्रोडक्शन कंट्रोलर का कर्तव्य बनता है कि अगर वो प्रोड्यूसर को बचाता है तो वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तैयार होता है। अगर उसका पैसा डूब गया तो आएगा ही नहीं। तो वो क्यों आएगा? क्यों आएगा? बिल्कुल, वो क्यों आएगा? और देखिए
स्पोर्ट बॉय से लेकर डायरेक्शन डिपार्टमेंट तक जितने भी लोग होते हैं वो तो प्रोड्यूसर को बकरा ना समझे। जो लोग बकरा समझते हैं वो सबसे ज़्यादा गलत लोग होते हैं, वो गलत लोग होते हैं। आप प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर ही समझिए, उससे काम लीजिए, उसके ज़रिए आपको पूरी दिल्ली में पूरे भारत में आपको काम मिल रहा है। यस। आप काम मिल रहा है, काम उस काम को कीजिए ना। आपकी एक फीस तय हो गई, आपकी फीस हो गई, आपको मिल गई। उस फीस के बदले आप उसको क्या दे रहे हैं वो मायने रखता है। आपने फीस भी ले रहे हो, काम भी नहीं कर रहे तो वो गलत है। और फिर प्रोड्यूसर को आप प्रोड्यूसर ना समझ के एक बकरा समझ रहे हैं, तो क्यों समझ रहे हैं भाई? क्यों समझ रहे हैं? वो अगला, जबकि बहुत सारे प्रोड्यूसर हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे है जिनकी इस लाइन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो आए, हमें देखा, उन्होंने कहा हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी पैसा लगाते हैं। अब उन्होंने पैसा लगाया, तो पैसा लगाने के बाद अगर हम उनको चाहेंगे मतलब अब इस नया है, इनको काट लिया, उनको नॉलेज नहीं है, तो उनसे गलत है। जबकि उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो इस फील्ड में नए आए, उनको हमारी ज़रूरत है, ताकि हम उनको समझाएं कि ये नहीं इस तरह से हम उनको पैसे मांगे कितना खा लेंगे और कब तक खा लेंगे। और सफीक जी एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे प्रोड्यूसर का पैसा लगता है, जो हमारी टीम वर्क होती है, वो अपनी रिश्तेदारी ना निभाए उसमें। जिसको जो वर्क आता है उसी को रखिए, उन्हीं से काम करवाएं। आप अपनी रिश्तेदारी ना निभाएं, नहीं मैं जा रहा हूँ तो मैं उसको भी बुलाता हूँ, नहीं मेरी हीरोइन मेरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर तो बेचारे को पता ही नहीं है ना। तो जो हम उनको बोलेंगे वही होगा। तो ये मतलब क्या मैसेज देना चाहूँगी इस बारे में आप? देखिए, मैंने कहा ना कि मुझे एक्टिंग नहीं आती और मैं अब ज़बरदस्ती कहूँगी यार नया प्रोड्यूसर है, इसके अंदर मैं एज ए हीरो आ सकता हूँ यार, या मैं एज ए कोई करेक्टर कर सकता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ से। जो करेक्टर जिसके लिए बना है उसको ही लिया जाए, ना कि रिश्तेदार निकाले। और जो जिस लेवल का काम है उस लेवल के लोगों को बुलाया जाए, उस लेवल का काम किया जाए। ये नहीं कि मतलब आप ज़बरदस्ती अपना मोहब्बत निभा रहे हैं, अपना भाईचारा निभा रहे हैं, प्रोड्यूसर को डुबो रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। भाईचारा वहाँ निभाओ ना जहाँ पे निभाना है। आप भाईचारा निभा रहे हो, अपने आप लेकर आओ साथ में, आप उसकी फीस मत लो, तब भाईचारा निभाओ। लेकिन आप उसकी फीस भी ले रहे हो, उसको काम भी नहीं आता, तो डायरेक्टर आपको सिखाने के लिए थोड़ी बैठा है, तो टाइम वेस्ट होता है वो, प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट होता है। अब आप बहुत सारी जगह में देखता हूँ किसी को एक्टिंग नहीं आती, वो डायरेक्टर कहता है कि मतलब इसको ले लो, या प्रोडक्शन मुझे जैसे प्रोडक्शन वाला आ गया वो कहता है चलिए यार सुनो भाई इसको ले लो यार, ये मतलब अपना जाना। अब उसके पूरी टीम सफ़र कर रही है और उससे वो काम नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा? ऐसा होता है, बहुत होता है ऐसा। अच्छा जी, ऐसा मतलब आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट को लो ना भाई। आप एक्टिंग, अगर आप एक्टिंग सिखाने के लिए काम कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट खोलिए, आप इंस्टीट्यूट खोलिए, आप उसमें सिखाइए। आप प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो? पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए प्रोड्यूसर का। एक मैसेज दे दीजिए, प्रोड्यूसर का पैसा खराब ना करें, प्रोड्यूसर को बचा के रखिए, प्रोड्यूसर का पैसा बचा के रखिए, प्रोड्यूसर का पैसा बचा के, प्रोड्यूसर सेफ है तो आप अंदाज लगाइए हम सेफ है। बिल्कुल। तो सफीक जी हम बात कर रहे थे कि आप प्रोडक्शन में कैसे आए, और आप पहली बार प्रोडक्शन में कैसे आए, आप हीरो से प्रोडक्शन मैनेजर कैसे बने? देखिए, मैं हीरो बनने तो खैर नहीं आया था, मैं एज ए एक्टर आया था। मुझे शौक था एक्टिंग का, और मतलब मैंने किसको देख के शौक पैदा हुआ आपको? किसको देख के शौक पैदा हुआ? क्योंकि आपके घर में मुझे नहीं लगता कोई इस कोई लाइन में नहीं, है। नहीं। तो फिर क्या देखा आपने ऐसा फर्स्ट टाइम कि आपको लगा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ? ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि जो मेरे दोस्त थे संजय शर्मा, संजय शर्मा थिएटर करते थे, हम उनके साथ उनको थिएटर देखा करते थे। तो एक दफ़ा संजय शर्मा ने कहा कि एक छोटा सा रोल है वो करना, और वो मैंने किया, अच्छा निभा लिया। तो फिर कहना तुम अब एक्टिंग करना है यार। लेकिन जब मैं एक डायरेक्टर अच्छा, तो आपके एक दोस्त है संजय, ये मेरी खुशनसीबी है कि जब मैं फर्स्ट टाइम एक जिस डायरेक्टर से मिला, वो डायरेक्टर
कोई छोटे मोटे नहीं, गुरवीर सिंह ग्रेवाल थे। और जब मैंने उनसे मिला तो एक सीरियल था कहानी शाहजहानाबाद की, आबिदा बेगम का सीरियल था। उसके अंदर मैंने काम करने के लिए गया तो वो करेक्टर पूरा हो चुका था जिस करेक्टर में मुझे लिया गया था। फिर उन्होंने किया दूसरा सीरियल किया शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के अंदर मैं प्रोडक्शन भी कर रहा था संजय भाई के साथ और उसमें मैंने करेक्टर भी किया। लेकिन उसी के अंदर मैंने जब देखा आर्टिस्ट को मतलब दाढ़ी लगाते हुए ये करते हुए वो करता है, मैंने कहा संजय भाई से मैं डर गया, ये समझिए डर गया है। मैंने संजय भाई से कहा, मैंने संजय भाई यार मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं प्रोडक्शन नहीं सही। तो मैंने प्रोडक्शन से वहाँ से स्टार्ट करा और फिर गुरवीर जी के साथ मैंने बड़े बड़े सीरियल किए। बड़े एक मैंने जिमी शेरगिल की एक फिल्म आई थी मन्नत, मैंने उसमें प्रोडक्शन भी की। प्रोडक्शन तो खैर मतलब उसके अंदर नाम चाह रही थी मेरी प्रोडक्शन तो खैर बॉम्बे से थे लोग, लेकिन उसमें मेरी अपनी कैटरिंग भी गई थी। हाँ, आप कैटरिंग भी करते हैं शाह फूड के नाम से? मेरी शाह फूड के नाम से कैटरिंग भी है, उसमें मेरी कैटरिंग भी गई थी। और फिर कुछ वहाँ पे एक पम्मी जी कैटरर भी थे वहाँ पे, फिर पम्मी जी की कैटरिंग आई, 2 लोगों की कैटरिंग रही वहाँ पर, पम्मी जी की भी रही, मेरी भी रही। और गुरवीर सिंह ग्रेवाल के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। संजय शर्मा मेरे इस टाइम के अंदर प्रोडक्शन में मेरे गुरु हैं और मैंने जो भी कुछ सीखा है वो इन लोगों से सीखा है प्रोडक्शन के अंदर। तो आपने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है और जो मतलब नामी लोग हैं उनके साथ आपने वर्क किया? ये आपका वो है कि मतलब मैंने उन लोगों के साथ शुरुआत करी, उनके साथ काम कर रहा हूँ और आज भी मैं जो बैठा हूँ बड़ी हस्ती के साथ बैठा हूँ, ये भी मेरा सौभाग्य है। झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू, इनका बड़ापन है और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। और सर हम अभी रोशनी डालो जरा, आप कौन से साल में आए थे प्रोडक्शन में, कौन से ईयर में आए थे और कितने साल हो गए आपको ये काम करते करते, और इसके बीच आपने कोई और काम करने का इरादा क्यों नहीं किया? मैं 1996 में आया था, इस टाइम 96 में? 96 में ओके। 1996 में आया था। उसके बाद से इस लाइन के अंदर वो कुछ करने की सोची नहीं। तो सर कभी लगा नहीं कि जैसे कभी काम कम हो जाता है, जैसे लॉकडाउन आया था बीच में, तो ऐसा लगा नहीं कि नहीं यार इस काम को छोड़ते हैं कोई और काम करें, इस काम में क्या रखा है, कभी ऐसा फील हुआ आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस लाइन के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इस लाइन के अंदर एकजुटता है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं लोग, एक दूसरे की परेशानी में खड़े हुए हैं, परिवार है। हाँ, एक दूसरे। अभी लॉकडाउन जो हुआ था, लॉकडाउन के अंदर एक दूसरे ने बहुत मदद करी हम लोग। अब मतलब अगर किसी को किसी की ज़रूरत है तो एक फ़ोन हुआ कि फला जगह पर फला चीज़ पहुँचनी चाहिए और वो पहुँची। तो लॉकडाउन से हमें ज़्यादा इतना असर नहीं हुआ, दिल्ली वालों को तो नहीं हुआ, मैं इतनी बात कह सकता हूँ। क्योंकि मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि अगर आपकी ज़रूरत है तो आपने फ़ोन किया, और जो जिसको ज़रूरत है और वो फ़ोन नहीं कर रहा तो वो गलती उसकी है। आपको ज़रूरत है तो आप फ़ोन करिए, क्योंकि एक हम परिवार हैं। हम अगर मेरी परेशानी, जो मुझे परेशानी है, अगर वो परेशानी मैं आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? जब मेरा अपना परिवार से नहीं शेयर कर पा रहा मैं अपनी परेशानी को, तो मैं बाहर वालों से क्या शिकायत करूँगा? तो मैं अपने परिवार से कहूँगा ना अपनी परेशानी को, और वो मेरी परेशानी वो जब मेरे परिवार से मैं कह रहा हूँ तो परिवार मेरा साथ दे रहा है, तो मेरे लिए ये लाइन बहुत अच्छी है। तो इस लाइन से मैंने बहुत कुछ सीखा है और इस लाइन को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। सफीक जी, एक बहुत ज़रूरी बात है, बहुत फेमस बात है वो, जहाँ भी मैं जाती हूँ तो क्या आप 7 बजे के बाद क्या दारू पीते हो? 7 बजे बन जाते हो? दारू मैंने सुना है वो तो आप पीते नहीं हो, तो फिर 7 बजे ऐसा क्या है? क्या बीवी मारती पीटती है क्या? ये बहुत बड़ा इनाम है मुझ पर, रब्बुल आलमीन का करम है, आप लोगों का बहुत बड़ा प्यार है कि मुझे मेरी बीवी बच्चे बहुत अच्छे मिले हैं। ठीक है, फिर 7 बजे जाने का क्या रीज़न है? मतलब 7 बजे तो आपको मतलब कहीं भी बैठे हो, कोई भी पार्टी हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, लेकिन आपको ये कहना होता है कि नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम भी देख लेते हैं कि 7 बजे,
ये तो मैंने सुना है कि 7 बजे, जैसे 6-7 बजे जो लोग दारू पीते हैं तो उनके कीटाणु जाग जाते हैं, तो कहते हैं कि शाम हो गई यार, शाम हो गई यार। तो ऐसा क्या है सर? मैं चाहता हूँ कि 7 बजे के बाद आदमी को घर चले जाना चाहिए। लेकिन सर हम तो काम इतना होता है। जब देखिए, जब काम होता है आप मुझे सारी रात बिठाइए, कोई टेंशन नहीं। जब काम नहीं है, नहीं सर, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं 7 बजे जाके करते क्या है वो? ये देखो यहाँ तो आप हमारे साथ कुछ तो बातें रहने दो। 7 बजे क्या करते हो वो बताओ। कुछ तो बातें रहने दो, सारी बातें नहीं पूछा करते। अच्छा, ये राज है। ये राज है। देखो ये राज है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बता ही देंगे, कोई बात नहीं। बहुत सालों से ये राज चला, दबा हुआ राज है ये। 7 बजे, ठीक है, इनके इंटरव्यू का नाम ही शायद 7 बजे रहेगा। तो सफीक जी, बहुत अच्छा लगता है हमें जब आप 7 o'clock पे आप अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। आपने कई सालों से ये नियम बना रखा है, तो भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है और एक बीवी एक ही होती है? एक बीबी है। अच्छा, एक ही है? क्यों 3-4 क्यों नहीं करे? मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। अच्छा। अच्छा हाँ, मैं भूल गई थी, तो मैंने बात मजाक में कही थी, लेकिन इनके मजहब में 4 कर सकते हैं शायद, है ना? लेकिन सफीक जी अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यारी है वो, और अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं। उनके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, इनकी वाइफ बहुत प्यारी है। और आप अपनी वाइफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने लव मैरिज की है? जी हाँ, लव मैरिज की है। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को सर? 98 में मेरी शादी हुई थी। 98? जैसे आप प्रोडक्शन लाइन में आके 2 साल बाद शादी कर ली, तो वो आपने लव मैरिज की। तो सर अब तक मैंने सुना कि लव मैरिज में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, शादी सक्सेस नहीं होती। तो आपका तो जो 7 बजे जाने वाला राज है, तो ये तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत है ये तो, और ये बरकरार रहना चाहिए। बरकरार रहना भी चाहिए। और ये मतलब अच्छा कैसा चल रहा है आपका रिलेशन, मतलब लव मैरिज कैसी चल रही है? हमारे में कभी झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं हुआ? अगर मैंने कोई बात गलत कह दिया, कुछ कह दिया, तो उसने खामोश जाना है, और उसने कुछ कह दिया मैंने खामोश जाना है। आधा घंटा 1 घंटा बस, उसके बाद फिर नॉर्मल। क्या बात है, इसको मोहब्बत कहते हैं। तो आप जब आपकी शादी हुई थी, तो जब आपका लव चल रहा था, मैरिज होने वाली थी, ये बातें सारी तय हो गई थी ना पहले? सब कुछ तय था मेरे से। ये हमने करना है तभी हम चल पाएंगे, नहीं तो फैमिली वाले कहेंगे भाई साहब तुमने लव मैरिज की है। देखिए, लव मैरिज में झगड़े क्यों होते हैं मेरी आज तक समझ में नहीं आया। यार, आपने किसी से प्यार किया, उसके साथ शादी करी, उसके बाद फिर झगड़े क्यों, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। और मैं समझना भी चाहता हूँ, नहीं भी समझना चाहता। समझना यूँ चाहता हूँ कि मालूम तो करूँ यार ये झगड़े क्यों होते हैं, और समझना यूँ चाहता हूँ यार बेटा मेरी तो अच्छी दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, लेकिन हकीकत ये है कि लव सर जी, मैरिज मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो भी जितने भी लव मैरिज वाले जुड़े हैं, आप उनको एक मैसेज दे दीजिए। आप क्या कहना चाहोगे जिससे उनके घर में क्लेश लड़ाई ना हो? मैंने अक्सर देखा है कि जितने भी लोगों की लव मैरिज होती है, मतलब मैं 100% तो नहीं कहूँगी, 50% या 75% टूटती है। क्या ये सही है? लव मैरिज में लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा कारण जो होता है वो झूठ है। फिर पकड़ा जाता है। फिर वो पकड़ा जाता है कि जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं या मिलने जा रही हैं, तो वो किसी सहेली से कुछ ले लिया, किसी दोस्त से कुछ ले लिया, वो आपस में एक दूसरे के सामने ऐसा पेश होते हैं कि मतलब जैसे मतलब अब इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। मालूम है बाइक किसी की थी, वो किसी से कुछ मांगा, अपनी सहेली से लाई थी, वो उसको उसी नज़र से देखते हैं। झूठ, जहाँ झूठ होगा ना, वो आगे चल के नुकसान देगा। आप ये कहना चाहते हैं लव मैरिज के साथ रियल लव भी होना जरूरी है? वो जरूरी है, रियल लव वो जरूरी है। जब तक आप रियल लव नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप झूठ ना बोले एक दूसरे एक दूसरे झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो है वो प्रेजेंट करें, वो प्रेजेंट करें। आप, मैं बाज़ वक्त देखता हूँ, हम लोग शूटिंग पे जाते हैं, हम लोग किसी मॉल में रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जोड़ा बैठा हुआ है, अब वो ऑर्डर दे दिया कि लड़की ने ऑर्डर दे दिया, उसकी जेब में पैसे नहीं। उस लड़की को भी समझना चाहिए जिससे मैं प्यार कर रही हूँ, उसका लेवल क्या है।
और मैं उसी लेवल तक जाऊं। अगर उसे प्यार निभाना है तो उसको कर्जे में डुबो दिया, उसको बेचारा कर्जा दे के, तो वो प्यार नहीं हुआ। वो प्यार नहीं हुआ, वो एक दूसरे से समझौता कर रहा है। और जब वो शादी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो लव, तो आगे चल के झगड़े होते हैं। झगड़े नहीं होना चाहिए, इसलिए प्यार मोहब्बत रियल होना चाहिए। आप सच बोले, सच बोले। ऐसा मैंने जैसे सुना कि जैसे शादीशुदा लोग भी अनमैरिड लड़कियों के साथ लव करते हैं, तो कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे नहीं हैं, और फिर वो आगे जैसे जहाँ तक पहुँचते हैं, जब वो फिर लड़की सपने देखने लगती है कि जब उसने झूठ बोल ही रखा होता है मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो लड़की तो सपने देखेगी ना सर। भाई जब राइट बनता है उसका, उसका राइट बनता है। जब उसको पता ही नहीं है कि शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा, उसका क्या मतलब है ना, वो तो जाहिर सी बात है वो सपने सजाएगी। हाँ, तो जब उसको पता लगता है, जब क्योंकि वो सपने देखने लगती है, जब वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, मेरे घर वालों से आके मिलो, मेरे परिवार से आके मिलो, तो फिर लड़का उसको इग्नोर मारने लगता है। फिर लड़का उसको इग्नोर मारने लगता है, क्योंकि शादी तो बच्चे हैं घर पे, है ना, दूसरी शादी करके लेके कहाँ जाएगा, कितने दिन बाहर रखेगा, फिर इग्नोर मारने लगता है। फिर उस लड़की को जब पता चलता है, तो लड़की को क्या फील होता है, ये लड़के इस बारे में सोचते हैं क्या, सोचना चाहिए इस बारे में कि आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो तो रियल फ्लर्ट करो ना। अगर तुम शादीशुदा भी हो, तुम्हारे बच्चे भी हैं, अगर सामने वाले को पसंद है तो तुम्हारे दिल का सोल का लव है ना, ये तो लव होना चाहिए। नहीं है तो फिर उसको पैकअप करो, मत करो। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या उस मेल को, जहाँ बॉयज़ को वो सच बोलना चाहिए, जहाँ उसको झूठ बोलना चाहिए? देखिए मैं तो इतनी बात जानता हूँ, अगर आप शादीशुदा हो, तो आपको किसी से और अधिकार नहीं है कि आप किसी और लड़की से प्यार करें। बिल्कुल। और अगर आप कर रहे हो तो उसको सच बताओ। हाँ, फिर उसको निभाओ। और उसको सच बताओ, उसको निभाओ। हाँ। अगर वो आपके साथ एग्री होती है, हाँ। तो आप अपनी जिंदगी गुजारो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप उससे छुपा रहे हो और आप मतलब अपने दो फैमिली खराब कर रहे हो। हाँ। एक तो अपनी फैमिली जो आपकी है, हाँ। वो खराब कर रहे हो, दूसरी उस लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो। हाँ। जो आपकी जिंदगी के अंदर आना चाह रही है। हाँ। या उसको और आना चाह रहे हो, आप ले भी आए और ले भी आए हो, तो आप उसकी जिंदगी खराब कर रहे आप हो। उसको आके उस मोड़ पे आके आप कह रहे हो कि नहीं मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो क्या उसको ऐसा करना चाहिए? गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या उसका जो हर्ट है, जहाँ उसका जो सोल है, वो क्या कहता होगा? वो सरासर गलत है, सरासर गलत है कि वो उसको एक तो दूरी बना के रखे। जब तक वो सच नहीं बता देता ना, वो उसको सच बताना पड़ेगा। वो आज नहीं बताएगा, कल बताएगा। अगर तुझको लगता है कि मतलब वो मुझसे रूठ जाएगी, मुझसे चली जाएगी, तो फिर वो प्यार नहीं है। वो प्यार नहीं है। आपस में बैठो, एक दूसरे के साथ बैठो, एक दूसरे की परेशानी को बताओ। आपकी बीवी से नहीं बन रही, उसको बताओ मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी से नहीं बन रही है भाई, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो एग्री होगी तो आप शादी करिए। लेकिन आप उससे झूठ बोल के उससे शादी कर रहे हो, तो ये अपने साथ में गलत कर रहे हो। सर एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए कि जैसे बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं कि मेरी बीवी मतलब मेरे से झगड़ा हो रहा है, मेरी बीवी से बनती नहीं है, मैं तुमसे लव कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, और फिर बाद में बीवी के साथ बनने लग जाती है बीवी। फिर मतलब आप जिससे लव कर रहे थे, जिसने मुश्किल टाइम में आपका साथ दिया, जब तुम्हारे साथ रहे वो लोग, तो क्या उसके लिए उस मेल को क्या करना चाहिए कि जैसे पहले ही रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए, या एकदम उसको मतलब लस्सी में से जैसे मक्खन निकाल के फेंक देना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए जब इंसान टूटता है और उसको जो टूटे हुए कोई चीज को जो संभालता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उस आदमी को, उस शख्स को उसकी कदर करनी चाहिए। उसको जैसा आपने कहा कि मतलब लस्सी में से, दूध में से मक्खन निकाल दिया था, ऐसे नहीं निकालना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसको वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिस टाइम वो टूटा हुआ था और उसको उसने संभाला था। वो याद रहना चाहिए, पल और लम्हे उसको याद रहना चाहिए। अगर वो लम्हे उसको याद नहीं रहते तो वो आदमी सेल्फिश है। आप सर ये समाज को मैसेज दीजिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है आज हमारे हिंदुस्तान में और क्या बाहर भी, मतलब 75% जनरेशन ऐसा हो रहा है। आपने सीरियल देखे हैं, आप देखते हो उसमें क्या हो रहा है, यही हो रहा है।
हर कहानी घर घर की, हर जैसे हम बोलते हैं कि हर घर में ये सब चल रहा है और बस सेक्रीफाई हो रहा है, एक दूसरे के साथ सेक्रीफाई करके रह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा मैसेज जो है ये सबको आप दें। जो शख्स आपके साथ बुरे वक्त में था, तो इसका मतलब ये है वो आपसे ज़्यादा हमदर्दी करता है, आपसे प्यार करता है और आपके साथ वो खड़ा हुआ है। तो अगर आप जब बुरे वक्त में आपके साथ था वो और आप उसको छोड़ जाते हो बाद में, तो उस आदमी पे क्या बीतेगी, उस औरत पे क्या बीतेगी, उस दोस्त पे क्या बीतेगी, वो कोई भी हो सकता है। आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो। आप उसकी मतलब उस शख्स पे क्या बीतेगी। मैंने इसके साथ क्या उस टाइम साथ दिया था जिससे मैं टूट चुका था, और आज ये अपने आप को फिर वहीं पर आ गया, तो आप मुझे छोड़ दिया। वो आदमी नहीं, वो सेल्फिश आदमी है। तो ये सफीक जी का कहना है, जो भी लव कर रहे हैं, जब लव मैरिज कर रहे हैं, तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे साथ शायद ऐसा नहीं होगा। और सफीक जी, आपने इतनी अच्छी बातें की और मुझे आपकी बातों पर बहुत मज़ा आ रहा है और आप इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो और हमारी पब्लिक को मतलब अच्छी अच्छी मैसेज दे रहे हो। और मैं ये कहना चाहूँगी सफीक जी, अब मैंने सुना है कि आपने बहुत सारी मूवी की है, कुछ चंद मूवी का नाम याद है आपको जिसमें आपने प्रोडक्शन किया हो? और अभी अभी आपकी एक मूवी रिलीज हुई है, मैच ऑफ लाइफ, जिसमें सफीक जी ने प्रोडक्शन किया है। और मूवी अगर आप देखेंगे तो सफीक जी उसमें नजर भी आएंगे, लास्ट में अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, उसमें मैं प्रोडक्शन वाला ही बना हूँ। हाँ, यस। तो आप बताइए मेरी मूवी के बारे में। अभी जो लगी हुई है, अभी सलीम माहौल पर लगी हुई है, मैच ऑफ लाइफ लगी हुई है, PVR में लगी हुई है। और हमने एक फिल्म की थी रवि किशन जी की, वो आपके घर के आसपास की थी, हमने उसकी शूटिंग लव और राजनीति की थी। और हमने फिल्में तो बहुत सारी की हैं, लेकिन जो रिलीज़ हुई है मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमने मैच ऑफ लाइफ रिलीज़ हुई है, और आपकी लव और राजनीति रिलीज़ हुई है हमारी, और हमारी दिमाग की दही हमने उसमें प्रोडक्शन की थी, दिमाग की दही रिलीज़ हुई है हमारी। और हमारी एक फिल्म का नाम जहर में नहीं आ रहा, भी रवि अरावत की हमने कई सारी फिल्में की हैं। कहने का मतलब यह है कि सफीक जी ने बहुत सारी फीचर फिल्में की हैं जिनके जो हॉल में रिलीज हुई हैं। हाँ, सारी हॉल में रिलीज हुई। हाँ, और दूरदर्शन के सीरियल तो अनगिनत है इनके पास। नहीं, दूरदर्शन के तो सीरियल आप अंदाजा लगाइए, हमने बहुत किए दूरदर्शन के ऊपर। आप इसकी गवाह हैं। और कशीर चैनल के लिए इन्होंने बहुत काम किया, और वेब सीरीज से लेके और बड़े बड़े सॉन्ग से लेके सफीक जी ने बहुत वर्क किया है और इनका नाम आता है, आप वो देखिए। और सफीक जी, मैं ये कहना चाहूँगी सफीक जी, अभी जो आगे आपकी जो चल रहा है, अभी आगे क्या करने वाले हैं? मैंने सुना है कि 15 अगस्त में आप एक प्रोग्राम भी कोई लॉन्च कर रहे हो, क्या प्रोग्राम है आपका? 14 अगस्त को हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 15 अगस्त की याद में। 15 अगस्त को हमारे देश की, आप पूरा बताइए सर इनको। 75% जैसे हमारा 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक 14 अगस्त का एक प्रोग्राम रखा है। म्यूजिकल प्रोग्राम है जिसके ऊपर देशभक्ति के गाने होंगे, और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी हिंदुस्तान में एकता है, आज भी हम आपस में बटे हुए नहीं हैं, हम सब एक हैं। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सफीक जी का नाम लेते ही पता चल चुका होगा कि सफीक जी ममडन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। और ये साबित कर रहे हैं सफीक जी कि आप 15 अगस्त का प्रोग्राम जो कर रहे हैं कि इसमें कोई दोराहा नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कि ये देश को कितना प्यार करते हैं। तो सर, आप ये जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की हर तीसरे दिन न्यूज़ें, हर तीसरे दिन लड़ाई होती है, आप इसके बारे में क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? और ये आप लोगों की कौम पे, जहाँ हम लोगों की कौम पे, जहाँ सिख ईसाई सबकी कौमों पे क्या असर पड़ रहा है, और हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, ये तो राजनीति है, बाकी हम सब सही हैं। हम सब सही हैं। अगर हम सही नहीं होते तो शायद सीमा जी में आपके पास नहीं बैठा हुआ था। जी सर, ये सच्चाई है। और मैं जिस एरिया से आता हूँ,
अगर एकता देखनी है ना तो आप पुरानी दिल्ली आइए। आप पुरानी दिल्ली के अंदर अगर इस टाइम आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि हिंदू मुसलमान कैसे जीता है, हिंदू मुसलमान कैसे जीता है, कैसे भाईचारा हिंदू मुसलमान का वहाँ पर है। आप वहाँ पर आके देखिए। लोग कहते हैं ना कि मतलब कि हिंदू भी ऐसा होगा, मुसलमान ऐसा होगा। आप हिंदू मुसलमान की अगर एकता देखनी है, सबसे पहले तो एक अच्छे इंसान बने। देखिए ये तो सबसे पहले कर्तव्य यही है कि अच्छा आप इंसान है तो आपको दुनिया अच्छी नजर आएगी। जब आप अच्छे नहीं हो तो आपको अपना पड़ोसी सबसे बुरा नजर आएगा। तो जब भगवान के घर से, जब माँ की गर्भ से बच्चा पैदा होता है, उसको यही नहीं पता होता मैं हिंदू या मुसलमान हूँ, फिर कौन उसको नाम देता है? हम जहाँ आप वो तो एक अलग वो हो गया कि मतलब हम अगर हिंदू के घर में हो तो हम हिंदू होगा, मुसलमान के घर में हो तो मुसलमान होगा। लेकिन हमारी संस्कृति कैसे कहती है, जो हम जिस घर में जन्म ले रहे हैं वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें ये कभी नहीं सिखाता कि पड़ोसी का हक मारो। नहीं, मैंने कहा ना मैं पुरानी दिल्ली से आता हूँ। पुरानी दिल्ली के अंदर आप यकीन मानिए सीमा जी कि जब लॉकडाउन की बता रहा हूँ मैं आपको, जब लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पर किसी को एहसास नहीं था कि किसी हिंदू के घर में राशन जा रहा है या किसी मुसलमान के घर में राशन जा रहा है। हर आदमी एक दूसरे घर में दरवाज़ा पीट कर पूछता था कि हाँ भाई किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं, किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं, आप अंदर आइए। ये मैंने पुरानी दिल्ली में अपनी आंखों से देखा और अपना मैंने करा है वहाँ पे पुरानी दिल्ली के अंदर। मतलब आप मतलब पुरानी दिल्ली के अंदर आप आके देखिए, पुरानी दिल्ली के अंदर आपको एकता नजर आएगी। जितने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकता नहीं होगी, जितनी पुरानी दिल्ली के अंदर आपको एकता नजर आएगी। हिंदू मुसलमान को अगर देखना तो पुरानी दिल्ली में देखिए। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैं करना तो नहीं चाहती, फिर भी मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगी आपको कि आप जैसे ममनन है तो अब खुदा का खालसा, अगर आपके लिए पाकिस्तान का रास्ता खुल जाता है, वहाँ बहुत सारे हमारे ही भाई हैं वहाँ पे। हिंदू पाकिस्तान पहले एक ही था, उसी में से हमारे दो देश बन गए। जैसे दो भाइयों के घर, माँ के पेट से सारे 4 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं तो अलग अलग घर बच जाते हैं, 2 घर हो जाते हैं, ऐसे 2 घर हैं हमारे। तो आप जैसे वो रास्ता खुल जाता है तो आप शरद के उस पार जीना चाहोगे या इस पार जीना चाहोगे? आपको क्या अच्छा लगेगा? आपको मालूम है मैं काम क्या करता हूँ? मेरा काम क्या है? मेरा प्रोफेशनल प्रोडक्शन करना। और प्रोडक्शन के अंदर आप अंदर आइए, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। और पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद जो है मैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर शूटिंग करता हूँ, बहुत वादियों में शूटिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन मुझे जो सुकून मिलता है, वो कहाँ आके मिलता है? मुझे अपने घर में आके मिलता है। जब मुझे अपने घर में आके सुकून मिलता है, मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता, तो अब वो मेरे लिए पाकिस्तान का रास्ता खोले, बांग्लादेश का खुले, चीन का खोले, कहीं का भी रास्ता खोले, मैं सबसे ज़्यादा खुश यहाँ पर आपके साथ हूँ, कहीं और नहीं हो सकता। आई लव इंडिया। नेचुरल है, मतलब हिंदुस्तान हमारे खून में, हमारे रोंगटों में बसता है। आप अंदर आ गए हिंदुस्तान अगर हमारे जाना ही होता तो हमारे बड़े जाते हैं ना। yes, अगर जाने तो हमारे बड़े भी नहीं रहे, तो हम तो हमारे लिए तो सोचना ही पाप है। तो ये तो सोचना ही बेवकूफ़ी है कि मतलब पाकिस्तान के रास्ते खुल जाएंगे तो पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि सच्चाई यही है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के रास्ते खुल गए तो जो हमारे पाकिस्तान गए हुए लोग वो हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। तो मतलब कहने का सफ़ीर जी का ये मतलब है कि हमारा इंडिया बहुत प्यारा है, बहुत एकता है, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, सब प्यार से रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ ईद मनाते हैं, एक साथ होली मनाते हैं, एक साथ दिवाली मनाते हैं और बहुत प्यार है। यहाँ की फीमेल चाहे मोमडन हो चाहे हिंदू हो, पूरी आज़ादी है उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो सफ़ीर जी आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने सभी भाइयों को, हिंदुओं को भी और मोमडन को भी? हमें इस भाईचारे में क्या करना चाहिए? आपका एक लफ्ज़ है ना, ये हमारे देश को बहुत मतलब मोतियों की तरह पुरोता है, क्योंकि आप सर सबसे पहले आप अपने देश को प्यार करो, फिर अपने घर को करो, फिर अपने बच्चों को करो। लेकिन आप अपने संस्कार, अगर आपने अपने 2 बच्चों को संस्कार दे दिए ना, तो आपने पूरे मोहल्ले को संस्कार वो दे दिए, उस मोहल्ले ने पूरे देश को संस्कार दे दिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप क्या 2 लफ्ज़ क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। जो अपनी माँ का नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। किसी का नहीं। आप ये कहना चाह रहे हो जिसने हमें पैदा किया, जो जिस गर्भ से हम बाहर आए हैं, हमें जो पहचान दी वो किसने दी? आज हम यहाँ पे जो हैं वो किसने पहचान दिया?
ये हिंदुस्तान ने हमें पहचान दी है। और अगर जब हम हिंदुस्तान के नहीं तो हम किसी के नहीं हो सकते भाई, हम किसी के नहीं हो सकते। जो जिस तरह से मैं कहता हूँ, जहाँ पे आपने कहा जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। और ये हमारी धरती माँ तो है, हिंदुस्तान हमारे क्या है, हमारी धरती माँ है भाई। अगर हम इसके नहीं हुए तो हम किसी के, हम पाकिस्तान को जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं। हम चीन के हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं। हम किसी के नहीं हो सकते। जब हम अपनी माँ के नहीं हुए तो हम किसके हो जाएंगे भाई? चाची ताई कौन है? जब हम वो कहते हैं ना, जो बाप को बाप नहीं कहता पड़ोसी को चाचा कैसे कह देगा? कैसे कह देगा? क्योंकि उसका संस्कार ही नहीं है। संस्कार नहीं है ना? सच्चाई है। तो आप हमारे नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में प्लीज? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। जब अपने आप से प्यार होगा तो आपको महसूस होगा कि आप कहाँ पे खड़े हो। जहाँ पे आप खड़े हो वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के अंदर खड़े हो तो इसका मतलब है कि आपको पहचान दी है हिंदुस्तान ने। हिंदुस्तान के अंदर आप खड़े हो तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप हिंदुस्तान के लिए अपनी जान लड़ा दो। हिंदुस्तान का नाम कहीं पर भी आए और आपको लगे कहीं पर कुछ हो रहा है तो अपना सीना आगे कर दो कि हिंदुस्तान को प्राण नहीं आने देंगे। सबसे पहले हम हैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मेरी अगर एक एक खून की बूंद हिंदुस्तान के काम आए तो मैं वो भी दे दूंगी। तो ये उनका ये मतलब बोलना, देखिए बड़े लोग हैं भाई, उन्होंने जो बोला वो देखो किया भी उन्होंने। मैं कहता हूँ आप जहाँ पे खड़े हो, जिस तरह आपने पहचान दिया आपको भाई, आपको हिंदुस्तान ने पहचान दिया, आपको इतना मतलब आपको इतनी आज़ादी दी है बोलने की, आपको इतना आप बोल रहे हो तो हिंदुस्तान से आपको आज़ादी दी और आप उसके नहीं हो रहे तो सबसे पहले आप कर्तव्य बनता है कि आप हिंदुस्तान के लिए अपनी जान लगाओ, हिंदुस्तान से प्यार करो। इसके अलावा सर मुझसे अरे आप हिंदुस्तान में तो आती हो। मैंने आपसे क्या कहा? आपकी बदौलत तुम यहाँ बैठे हैं। आई लव माई इंडिया। और हम सब हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और 15 अगस्त आ रहा है और सब बच्चे बूढ़े जवान सब प्यार से मनाएं, सब अपने अपने घर में झंडा लहराएं। और सफ़ीक जी ने तो पूरा प्रोग्राम कर रखा है 15 अगस्त का और हम सब बहुत एंजॉय करने वाले सफ़ीक जी के प्रोग्राम को। और सफ़ीक जी आप मेरे साथ एक बार बोलेंगे जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की सफ़ीक जी ने। अगली बार फिर मिलेंगे सफ़ीक जी के साथ। थैंक यू सो मच।